Hello dear students, once again welcome you all to the MK Jain classes and we were studying the chapter बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स का बेटा आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग एंजाइम्स को फिनिश अप कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एंजाइम को स्टार्ट कर लिया था। एंजाइम का हम लोगों ने नोमेनक्लेचर, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी और एक एंजाइम और नॉर्मल कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है वो हमने पढ़ लिया था। और एंजाइम के साथ कई बार उसको फंक्शनल बनाने के लिए कुछ को फैक्टर्स भी अटैच होते हैं, हम लोगों ने उसकी भी बात कर ली थी। सो बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंजाइम्स कि हाउ डू एंजाइम वर्क, कैसे करते हैं एंजाइम काम। हम कह रहे हैं ना क्या करते हैं, एंजाइम का बेसिक काम क्या होता है इन अ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट रिड्यूसेस दी, जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम्स रिड्यूसेस दी रेट ऑफ दी इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हाउ डू एंजाइम स्पीड अप रिएक्शंस, हमने कल बोला था ना एंजाइम्स क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। मींस क्या कर देते हैं एंजाइम्स, एंजाइम्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का जो रेट है उसको बढ़ा देते हैं। एंड आर यू एक्वेंटेड विद दिस टर्म रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, समझते हो? अब सपोज कीजिए बेटा वी हैव दिस केमिकल इक्वेशन, सबस्ट्रेट गिव राइज टू द प्रोडक्ट। एस क्या है बेटा यहाँ पे, आई एम टॉकिंग अबाउट सम सबस्ट्रेट, with the help of enzyme we are going to change this substrate into the product। ठीक है, तो अब रिएक्शन किस स्पीड से चल रही है, दैट स्पीड ऑफ द रिएक्शन डिटरमिन्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब वो स्पीड किस चीज से पता चलेगी, कितना सबस्ट्रेट पर यूनिट टाइम डिसअपियर हो रहा है, या दूसरे टर्म में लिख लो कितना प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम अपीयर हो रहा है। केमिस्ट्री में लिखते हो ना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सबस्ट्रेट, और प्रोडक्ट की टर्म में भी आप लिख सकते हो रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है बेटा, रेट ऑफ द रिएक्शन किससे लिखते हो आप, इट इज द चेंज इन प्रोडक्ट, या कितना प्रोडक्ट बना इन पर यूनिट ऑफ द टाइम। टी इज टाइम, कैपिटल टी लिख लो, स्मॉल टी लिख लो, एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लग रहा है। तो कितना प्रोडक्ट बन रहा है, कितने टाइम में बन रहा है, दैट विल डिटरमिन द रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना। अगर एक सेकंड के अंदर हमारे पास एक सेकंड के अंदर हमारे पास 10 ग्राम प्रोडक्ट बन रहा है, 1 सेकंड में वी आर गेटिंग 10 ग्राम्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। एंड इन 10 seconds if we are getting 12 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट। बताइए बेटा कौन सी रिएक्शन का जो रेट है, किस केस में रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट है, एक सेकंड में 10 ग्राम प्रोडक्ट बन रहा है, और दूसरे केस में है दूसरी रिएक्शन में 10 सेकंड में 12 ग्राम जो है प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे एक सेकंड में ही 10 बन गया और यहाँ पे 12 ग्राम बनने में 10 सेकंड्स लग रहे हैं। तो दिस रिएक्शन इज स्लो, दिस रिएक्शन इज फास्ट, कि कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बनेगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब रेट लगा दिया है मीन्स अब टाइम की बात, रेट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम, कि कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है। तो कैटलिस्ट क्या काम करता है बेटा, कैटलिस्ट इस रेट को, मतलब प्रोडक्ट बनने की जो दर है उसको बढ़ा देता है ना। प्रोडक्ट क्या है, अगर विदाउट एंजाइम कोई रिएक्शन चल रहा था तो जो उसकी स्पीड थी उसको देख लीजिए, और जब आप उसमें एंजाइम ऐड कर देंगे उसके बाद उस रिएक्शन की स्पीड देखिए। पहले अगर आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे थे 1 मिनट के अंदर, सपोज 10 प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, तो एंजाइम ऐड करने के बाद उसी 1 मिनट में बेटा मे बी आपको 1000 प्रोडक्ट्स मिले। गेटिंग इट? तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज। स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज का मतलब क्या है कि जो रेट है प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट है वो फटाफट 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 बनने शुरू हो जाएंगे। बस इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। बट हाउ डू एंजाइम स्पीड अप द रिएक्शंस, कैसे रिएक्शन का रेट बढ़ाते हैं एंजाइम। अब केमिस्ट्री में आप लोग एक चीज़ पढ़ते हैं दैट इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या होती है, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी।
लिटरल बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, चलो एक ग्राफ से अब हम इसको समझते हैं। सपोज कीजिए बेटा ये है हमारे पास, दिस इज दी दीज आर दी सबस्ट्रेट्स, ये यहाँ पे आप लिख लीजिए कॉन्सेंट्रेशन या एनर्जीज लिख दीजिए, ये है एनर्जी, और इधर है हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन। तो एक्स एक्सिस पे बेटा हम लोगों ने प्लॉट किया है रेट ऑफ द रिएक्शन, और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने प्लॉट किया है एनर्जी। तो जब कोई रिएक्शन चलती है तो होता क्या है, सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। तो सपोज कीजिए हमारे ये हैं सबस्ट्रेट्स, और सबस्ट्रेट्स के पास कितनी एनर्जी है उसको हम डिनोट कर रहे हैं ES से। तो सबस्ट्रेट के पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी है, लेकिन अगर इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होना है, ये है प्रोडक्ट, तो ये हो गया 0, ये चल पड़े हम नेगेटिव एक्सिस पे। तो ये कितनी है बेटा, दिस इज द एनर्जी कोरेस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्ट्स। तो जब सबस्ट्रेट हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा उसको, देखो इतनी एनर्जी ऑलरेडी सबस्ट्रेट के पास है, और सबस्ट्रेट से क्या बनने जा रहा है, ये बन गए हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स। तो अगर इन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाना है तो आपको पता चला इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो इतना बड़ा एनर्जी का बैरियर है, इतना बड़ा जो एनर्जी का बैरियर है, इसको ओवरकम करना पड़ेगा। ये जो एनर्जी का बैरियर है, सबस्ट्रेट हैज़ टू ओवरकम दिस बैरियर। और क्या बोलते हैं इस हाईएस्ट एनर्जी स्टेट को, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, दिस इज नोन एज द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट पे क्या होता है, क्या होगा यहाँ पे, इट इज़ अ हाईली टेम्परेरी स्टेट। इसके साथ लिख लीजिए कैसी है ये, इट इज़ अ टेम्परेरी स्टेज। यहाँ पे जो है ज़्यादा देर तक कॉम्प्लेक्स नहीं टिकेगा, या तो वो वापस आ जाएगा, अगर उसके पास इनफ एनर्जी है तो वो इसको क्रॉस करके आगे प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएगा। तो दिस मच एनर्जी, ये जो एनर्जी है ना, इतनी एनर्जी, दिस एनर्जी इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी, ई एक्टिवेशन। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, ई एक्टिवेशन। होती क्या है, एनर्जी required to start a reaction। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो इतनी एनर्जी चाहिए थी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, है ना। लेकिन अगर मैं अब इस रिएक्शन के अंदर अगर मैं एंजाइम ऐड कर दूं तो एंजाइम क्या करेगा, दैट विल स्पीड अप द रिएक्शन, फटाफट से प्रोडक्ट बनाएगा। कैसे बनाएगा, कि कैसे कर देता है एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप, कैसे करता है बेटा, अगर ये तो है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम। अगर मैं एंजाइम ऐड कर दूं तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना बेटा, ये सिर्फ क्या रह जाएगी, इतनी। ये एक्टिवेशन, और ये एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास रह जाएगी इतनी। तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया है, दिस इज दी एंजाइम। तो एंजाइम की वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी रह गई वो अब कितनी रह गई, जस्ट दिस मच। पहले कितनी थी, इतनी एनर्जी आपको चाहिए थी, अब हमें कितनी चाहिए, सिर्फ इतनी ही एनर्जी हमें चाहिए। तो एंजाइम ऐड करने से क्या हुआ, जो एक्टिवेशन एनर्जी थी, एंजाइम मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी बेटा, वो अब कम चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी हैज़ बीन लोअर्ड डाउन। लिख लें फिर इसको। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, तो अपॉन एडिंग एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी लोअर्स। तो अब ये जो सबस्ट्रेट को बैरियर क्रॉस करना था हायर एनर्जी का, वो बैरियर थोड़ा नीचे आ गया, तो उसको इजीली क्रॉस करेंगे। पहले सपोज कीजिए आपके पास सबस्ट्रेट के 100 मॉलिक्यूल थे, उनमें से सिर्फ 10 ही कन्वर्ट हो रहे थे इनटू दी प्रोडक्ट्स। अब क्या हो रहा है, एंजाइम ऐड करने से वो जो 100 है ना, वो 100 के 100 एज इट इज़
जैसे 100 में से सिर्फ 10 ही हो रहे थे ना रिड्यूस इनटू दी प्रोडक्ट्स, अब क्या हो रहे हैं वो 100 के 100 बड़ी इजीली और कम टाइम में किस में चेंज हो जाएंगे, इनटू दी प्रोडक्ट्स। किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, एंजाइम। तो एंजाइम ने यहाँ क्या एक्शन किया है, एंजाइम ने जो एक्चुअल एक्टिवेशन एनर्जी थी उसको लोअर डाउन कर दिया। तो अब आप आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन का, हाउ डू एंजाइम स्पीड अप दी केमिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल रिएक्शन, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट एंजाइम। तो एंजाइम कहाँ पे काम करते हैं, इन दी बायोकेमिकल रिएक्शन। तो कैसे स्पीड अप करेंगे रिएक्शन को, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या होगा, वो एनर्जी को लोअर डाउन कर देंगे। कौन सी एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को। बस इतना सा एक लाइन का आंसर बनता है बेटा इसका। उसके बाद साइट एंड नेचर ऑफ द एंजाइम एक्शन। अब साइट तो बेटा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द साइट ऑफ एंजाइम एक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द एक्टिव साइट। क्या होती है एक्टिव साइट, इट इज द साइट एट विच substrate bind and each enzyme has a specific active site for a particular substrate। इसका मतलब जो एक्टिव जो एंजाइम होते हैं, दीज आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। ये नहीं होता कि एक ही एंजाइम पकड़ा और किसी भी तरह के सबस्ट्रेट के अंदर उसको डाल दिया। मतलब किसी भी रिएक्शन में ये नहीं होता एक ही एंजाइम है और जिस मर्जी रिएक्शन में डाल दो और अपना काम हो गया, नहीं। हर एक रिएक्शन में उसके सबस्ट्रेट के हिसाब से हमें एंजाइम डालना पड़ता है, क्योंकि वो सबस्ट्रेट उस एंजाइम से बाइंड करना चाहिए। अब एक्टिव साइट देखो कैसे समझोगे इसको। सपोज करो बेटा ये है मेरे पास एंजाइम, है ना, थोड़ा छोटा बना लेते हैं इसको। सपोज दिस इज द एंजाइम, और इस एंजाइम के अंदर है बेटा ये है मेरे पास एक्टिव साइट। व्हाट इज दिस, दिस इज द एंजाइम। व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्टिव साइट। अब इस एक्टिव साइट की आपने शेप देखी। अब इसके अंदर कौन से वाला एंजाइम कौन सा सबस्ट्रेट एंटर कर सकता है बेटा, जिसकी शेप ऐसी होगी, दिस इज द सबस्ट्रेट। तो ये वाला सबस्ट्रेट बेटा इसके अंदर जाके इजीली फिट हो सकता है ना। ये देखो, अगर मैं कहूँ इस वाले एंजाइम के अंदर मैं ये वाला सबस्ट्रेट डालना चाहती हूँ, तो क्या ये डलेगा, नहीं डलेगा। ये वाली जो एक्टिव साइट है किसके कंपैटिबल है, इस वाले सबस्ट्रेट के कंपैटिबल है। तो समझ में आया मैं क्यों बोल रही हूँ, ईच एंजाइम या ईच एक्टिव साइट इज सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, कि जैसी एक्टिव साइट होगी उसमें उसी के कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट आके फिट हो सकता है। तो एंजाइम की साइट क्या होती है, कहाँ पे वो एक्शन करता है, उस साइट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द एक्टिव साइट। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन की भी हमने थोड़ी सी बात बेटा लास्ट लेक्चर में कर ली थी, चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। एंजाइम एक्शन कैसे करता है एंजाइम एक्शन। देखो बेटा कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट। एस क्या है हमारे पास, दिस इज दी सबस्ट्रेट। इस सबस्ट्रेट के साथ हमने क्या ऐड कर दिया, दैट इज दी एंजाइम। ठीक है, तो सबस्ट्रेट और एंजाइम में सबसे पहले क्या होगा, एंजाइम की एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट अपने आप को बाइंड करेगा। यही होगा ना, ये है सबस्ट्रेट, ये है एंजाइम। एंजाइम की एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट अपने आप को आके बाइंड करेगा, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको, दिस इज नोन एज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, अब क्या होंगे, ये एंजाइम जो है ना इस सबस्ट्रेट के अंदर कुछ चेंजेस लेके आएगा, कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस, जिसमें कि सबस्ट्रेट के कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे और कुछ बॉन्ड इसके अंदर नए बनेंगे। तो अब सबस्ट्रेट में जब कुछ बॉन्ड्स टूट गए हैं, कुछ नए बन गए हैं, तो अब ये वो सबस्ट्रेट तो नहीं रहा जिससे हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि उसमें नए बॉन्ड आ गए हैं, कुछ और नई चीज़ बन चुका है, और जो पुराने बॉन्ड थे वो टूट चुके हैं। मतलब कि सबस्ट्रेट हैज़ बीन चेंज्ड इनटू दी प्रोडक्ट्स। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज दी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। लो जी, एंजाइम के साथ जुड़े जुड़े ही एंजाइम ने सबस्ट्रेट के अंदर चेंजेस लाए, और उन चेंजेस से वो सबस्ट्रेट किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में हो गया। अब क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया, नहीं अभी नहीं बना, अभी क्या करना पड़ेगा, ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा, इस कॉम्प्लेक्स से फिर क्या होगा, एंजाइम रिलीज हो जाएगा, एंड दिस इज द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एंजाइम रिलीज हो गया और ये क्या बन गया हमारे पास, प्रोडक्ट। तो हमने कल एक लाइन लिखी थी ना,
एंजाइम जो है अनअफेक्टेड ही एज इट इज ही रिकवर हो जाता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो एंजाइम हमने जितना और जैसी कंडीशन में डाला था उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन और उसी कंडीशन में हमें ये वापस मिल जाता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो सबस्ट्रेट हैज़ बीन चेंज्ड इनटू द प्रोडक्ट्स, लेकिन हमारे एंजाइम को कुछ भी नहीं हुआ। इट इज़ रेडी टू टेक पार्ट इन द नेक्स्ट रिएक्शन। गॉट इट? तो इस तरह से होता है बेटा एंजाइम एक्शन। अच्छा, इसको डायग्रामेटिकली भी हम लोग दिखा सकते हैं, पर डायग्राम्स में कुछ ऑलरेडी लेके आई हुई हूँ। अब एंजाइम एक्शन अगर हमें समझना है, इसके लिए बेटा दो मॉडल्स भी दिए गए हैं, और वो दो मॉडल क्या है बेटा? एक है हमारे पास लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम एक्शन, दिस इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, एंड वन इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ द एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम एक्शन को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू मॉडल्स। अब ये वाला जो मॉडल है बेटा, फर्स्ट वन, दैट इज लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ द एंजाइम एक्शन, दिस वाज प्रपोज्ड बाय द एमिल फिशर। किसने प्रपोज किया? दिस वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर। ये लीजिए, अब देखो एमिल फिशर ने क्या कहा, एंजाइम कैसे वर्क करता है। देखो ऐसे, दिस इज द एंजाइम, एंजाइम के पास ये एक्टिव साइट है। अब जैसी एक्टिव साइट है कैसी है? वो है स्पेसिफिक टू दिस सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट ही इस एक्टिव साइट के अंदर आके अच्छे से बाइंड हो सकता है ना। तो एंजाइम का और सबस्ट्रेट का कैसा रिलेशनशिप है? इट इज जस्ट लाइक अ लॉक एंड अ की। जैसे एक लॉक की एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक की होती है, वो अलग बात है हम दूसरी बनवा लें की मेकर से जाके उसका डुप्लीकेट बनवा लें, वो बात नहीं मैं कर रही हूँ। लेकिन ये तो नहीं है अगर एक लॉक है तो उसकी एक पर्टिकुलर की ही होगी ना, वही उसके अंदर फिट होती है। ये तो नहीं किसी भी की को उठाया उस लॉक को खोल दिया, नहीं, हर लॉक सिर्फ अपनी ही, हर ताला अपनी ही चाबी से खुलता है। ऐसे ही ये एंजाइम क्या हो गया? ताला, और इसकी चाबी क्या हो गई बेटा? ये सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट, इस एंजाइम का सबस्ट्रेट तभी होगा अगर इन दोनों में क्या होगी? कंपैटिबिलिटी होगी। ये ताला है और ये उसकी चाबी है, अगर ये इसके अंदर आके तरीके से फिट होता है तभी इस सबस्ट्रेट का ये एंजाइम है। तो ये सबस्ट्रेट इसके अंदर इजीली फिट हो जाएगा। ये देखो बेटा फिट हो गया। तो ये क्या बन गया? ये तो पहले एंजाइम, ये था सबस्ट्रेट प्लस दिस इज एंजाइम, ये लिखा है ना मैंने पहले, देखो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये देखो एंजाइम के अंदर जब सबस्ट्रेट अपने आप को बाइंड कर लेगा एक्टिव साइट के साथ, इट विल बिकम दी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ क्या होने वाला है? इस सबस्ट्रेट की कुछ ओल्ड बॉन्ड्स टूट जाएंगे, कुछ नए बॉन्ड बन जाएंगे, जिससे ये किस में चेंज हो गया? इनटू दी प्रोडक्ट्स। पहले ये जॉइन होके बेटा एक ही मॉलिक्यूल था, अब यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बना तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए, उन चेंजेस की वजह से ये सबस्ट्रेट किस में चेंज हो गया? प्रोडक्ट में। तो अब ये क्या बन गया? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, और ये प्रोडक्ट फिर एंड में क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट सेपरेट हो गया और एंजाइम हमारे पास रिकवर हो गया एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। देखो यही हुआ ना, ये सबस्ट्रेट था, ये प्रोडक्ट्स बन गए। प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी सबस्ट्रेट। ये तो है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक और की का मतलब समझ गए कि एंजाइम की एक्टिव साइट लॉक है और उसकी की कौन है? सबस्ट्रेट। तो वो एक दूसरे के कंपैटिबल होनी चाहिए। अब इसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर तो नहीं घुसेगा, अगर सबस्ट्रेट ऐसा होता तो वो तो इसमें फिट नहीं होता ना, नहीं। उसके बाद बेटा दूसरा मॉडल हमारे पास आ जाता है विच इज़ नोन एज द इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। अब ये क्या बोलता है? इसमें ये कहता है कि एंजाइम ना यहाँ पे बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। वो कहता है भैया सबस्ट्रेट को देखता है वो, अच्छा ये वाला सबस्ट्रेट आ गया, चलो कोई बात नहीं भैया, मैं आपके हिसाब से ही अपनी एक्टिव साइट को थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, उसको चेंज कर देता हूँ ताकि आप इसके अंदर फिट हो पाए। तो इंड्यूस्ड फिट का मतलब समझ रहे हो कि एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को अपने आप से मॉडिफाई कर लेता है अकॉर्डिंग टू दी सबस्ट्रेट। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट। जैसे यहाँ पे सबसे सुपर हिट एग्जाम्पल आता है बेटा ग्लव का। ग्लव्स जब हम पहनते हैं, हमारे घर में सपोज कीजिए ग्लव का पेयर है, उसको अगर आपके पापा पहन रहे हैं तो वो ग्लव आपके पापा की फिंगर्स की शेप ले लेगा, आपके दादा पहन रहे हैं तो उनकी फिंगर की शेप ले लेगा, आप पहन रहे हो आपकी फिंगर्स की शेप ले लेगा, है ना। तो वो ग्लव क्या करता है, जैसा उसके अंदर हाथ गया उसी के हिसाब से उसकी शेप हो जाती है। ऐसे ही एंजाइम जैसा सबस्ट्रेट आया उसी के हिसाब से अपनी एक्टिव साइट उसने मॉडिफाई कर ली। तो यहाँ पे ये है सबस्ट्रेट, ये है एक्टिव साइट। अब देखो ये एक्टिव साइट इसके कंपैटिबल तो मुझे नहीं लग रही,
क्योंकि अगर इसको इसके अंदर घुसना है तो इसको थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था। ये देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट है, ये इसके अंदर नहीं घुस सकता, तो एंजाइम ने चुस्ती दिखाई, सबस्ट्रेट एंटर्स दी एक्टिव साइट। जब ये एंटर होने लगा, सबस्ट्रेट बाइंड हो गया, एंजाइम चेंज शेप स्लाइटली, एंजाइम ने अपनी एक्टिव साइट की थोड़ी सी शेप चेंज कर दी ताकि सबस्ट्रेट उसके अंदर फिट हो जाए, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, आगे तो वही का वही है सारा का सारा। तो इंड्यूस्ड फिट में क्या कहा जाता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के हिसाब से अपनी एक्टिव साइट को मॉडिफाई कर लेगा। दिस इज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ द एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम इन दो तरीकों से एक्ट करता है। उसके बाद है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से बेटा बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बड़े इनडायरेक्ट, जिनको आप बोलते हैं ना टिपिकल क्वेश्चंस, अरे भाई ये तो हमसे हुआ ही नहीं, ये तो बहुत, वो जो कहते हैं ना कि टोटल में से 100 में से जो वो टिपिकल वाले 20 क्वेश्चन होते हैं, वो उनमें 2 या 3 क्वेश्चन बेटा यहाँ से होते हैं। और वो टिपिकल कैसे बनते हैं देखो मैं बताऊंगी, और बिल्कुल इजी हो जाएंगे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से, यहाँ सिर्फ आपको सुनना है और कुछ भी नहीं। तो बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल इज, सबसे पहले हम जिसका पढ़ेंगे दैट इज द टेम्परेचर। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एंजाइम एक्टिविटी? टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है एंजाइम एक्टिविटी को? देखो बेटा, हम लोगों ने पढ़ा है कि मैक्सिमम जो एंजाइम है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर एक्टिव एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर, है ना। एंजाइम्स आर एक्टिव एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज हमारे पास पता है क्या होती है? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। इस रेंज पे मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर एक्टिव। लेकिन अगर टेम्परेचर को मैं इससे कम कर दूं या इससे ज़्यादा कर दूं, इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंजाइम्स क्या है? अल्टीमेटली एंजाइम्स आर दी प्रोटीन्स, और हायर टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा? प्रोटीन्स विल डीनेचर। तो एंजाइम की क्या हो जाएगी? डीनेचुरेशन। एंजाइम तो भाई कोलैप्स ही कर गया, उसका स्ट्रक्चर वो एंजाइम रहा ही नहीं, वो तो पॉलीपेप्टाइड की चेन बन गया। क्योंकि एंजाइम कब होता है? इन इट्स टर्शरी स्ट्रक्चर, उसके अंदर फंक्शनैलिटी होती है, तो वो उसका टर्शरी स्ट्रक्चर टूट गया, उसके बॉन्ड ही टूट गए। किस वजह से? क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट की वजह से उसके बॉन्ड ब्रेक हो गए, एंजाइम डीनेचर हो गया। बट इफ आई डिक्रीज द टेम्परेचर, क्या तब भी एंजाइम काम नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि एंजाइम लेस टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव, उनकी एक्टिविटी सीज कर जाएगी। तो अगर मुझे इसका एक ग्राफ बनाना हो तो बेटा हम कैसे बनाएंगे? कैसे बनाना चाहिए बताओ ग्राफ? यहाँ पे है हमारे पास टेम्परेचर इस एक्सिस पे, और यहाँ पे हमने ले लिया एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। तो एंजाइम की एक्टिविटी देखो मैक्सिमम, ये जो टेम्परेचर रेंज है ना, ये इस टेम्परेचर रेंज के अंदर एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी है। इस टेम्परेचर रेंज के अंदर एंजाइम जो है मैक्सिमम एक्टिव है। अगर आप इस टेम्परेचर से नीचे आ गए हैं या इस टेम्परेचर से ऊपर आ गए हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है डिक्रीज होनी शुरू हो गई। तो कैसी कर्व आएगी? अगर हम टेम्परेचर और एंजाइम एक्टिविटी की एक कर्व ड्रॉ करें या एक प्लॉट करें इनको हम लोग एक्स और वाई एक्सिस पे, तो हमारे पास कैसा ग्राफ आएगा? द ग्राफ विल बी अ बेल शेप्ड कर्व। कैसी कर्व आ रही है बेटा हमारे पास? इट इज बेल शेप्ड कर्व। चलिए दूसरा फैक्टर बेटा हमारे पास आ जाता है, दैट इज पीएच। अच्छा, पीएच का भी हाल कुछ टेम्परेचर जैसा ही है। ऑप्टिमम पीएच के ऊपर मैक्सिमम एंजाइम जो है वो एक्टिव होंगे, ऑप्टिमम पीएच, और वो रेंज पता क्या होती है? दैट इज 6 to 8। इस रेंज पे जो है एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी? एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी बेटा दैट विल बिकम मैक्सिमम। अगर इससे कम पीएच करूंगी तो भी एक्टिविटी कम हो जाएगी, ज़्यादा करेंगे तो भी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शंस पता क्या है? कि आप किस तरह का एंजाइम ले रहे हो, क्योंकि हर एक तो होते हैं ना एंडोजीनस एंजाइम्स, या है ना इंट्रा सेलुलर, एक होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स।
तो वो डिपेंड करता है। अगर आप एंजाइम ऐसा ले रहे हो जो एक्टिव ही एसिडिक कंडीशन में है ना, तो वो टाइप ऑफ एंजाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन हम किसकी बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक एंजाइम, वी आर टेकिंग इट जस्ट इन जनरल। क्योंकि जनरली हम एंजाइम के एक्शन की बात करें तो हर एक एंजाइम का अपना क्या होता है, एक ऑप्टिमम पीएच होता है। उसके लिए भी कर्व क्या आ जाएगी बेटा, दिस विल रिमेन अ बेल शेप्ड कर्व, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी। ठीक है, तो अगेन हमारे पास कर्व कैसी आएगी, एक बेल शेप कर्व। तो एक ऑप्टिमम से अगर आप पीछे आएंगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी कम, आगे जाएंगे तो भी एक्टिविटी कम हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद बेटा अब हमारे पास थर्ड थिंग जो आ जाती है, दैट इज अब हमारे पास आ जाते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सुन लिया तो 2-3 चीज़ें और आगे आएंगी जो आपको अपने आप समझ आती चली जाएंगी। क्या एंजाइम की एक्टिविटी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है? अब इसके लिए ना बेटा एक ग्राफ होता है, देखो अब वो ग्राफ है ऐसे। अच्छा, उसको समझने से पहले एक चीज़ और समझिए, जब हम बोलते हैं ना रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन का मीनिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। वेलोसिटी क्यों? अगर हमें रिएक्शन का डायरेक्शन पता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है और उसकी स्पीड हमें पता है, तो वो क्या बन गई, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। तो बेटा इस डायरेक्शन में मैं प्लॉट कर रही हूँ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी, और इस वाली एक्सिस पे बेटा हम लोग लिख रहे हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, कि कितना सबस्ट्रेट हम कंज्यूम करेंगे और उस सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या क्या वेलोसिटी होती जाएगी रिएक्शन की। ठीक है, अब देखो बेटा, सपोज कीजिए हमारे पास ना वी हैव 100 एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स, हमने रिएक्शन के अंदर डाले 100 एंजाइम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और हमारे पास सबस्ट्रेट हैं 120। तो पहले क्या हुआ, हर एक एंजाइम के साथ जाके एक एक सबस्ट्रेट बाइंड होना शुरू हो गया, होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा। जब 50 एंजाइम्स के साथ सबस्ट्रेट बिल्कुल जुड़ चुका है तो हमारे पास कितने रह गए, 50% हमारे एंजाइम सैचुरेट हो चुके हैं, 50% आर स्टिल लेफ्ट। फिर धीरे 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 उन 50 जो बचे हुए हैं, 50 से 60 के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट जुड़ गया, फिर 70, 80, 90, फिर पूरे के पूरे एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड हो चुका है। तो 100 एंजाइम के मॉलिक्यूल के साथ 100 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल जुड़ चुके हैं। लेकिन व्हाट बियॉन्ड दैट, हमारे पास सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं कितने, 120, एंजाइम कितने थे, 100। तो एंजाइम क्या, अभी बचे हुए 20 मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, एंजाइम ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है। देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी बेटा, रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ रहा था, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, रेट ऑफ द रिएक्शन भी बड़ा बड़ा, और उसके बाद एक टाइम पे आके इट बिकेम कॉन्स्टेंट, क्योंकि जितने एंजाइम मॉलिक्यूल थे वो सारे के सारे सैचुरेट हो चुके हैं, अब और कोई बचा ही नहीं। 100 एंजाइम थे, उन्होंने 100 सबस्ट्रेट बिठाने की कैपेसिटी थी, बिठा लिया अपने ऊपर, तो अब रेट ऑफ द रिएक्शन विल बिकम स्टेडी। समझ आ गए? तो दिस इज नोन एज इसके कोरेस्पॉन्डिंग हमारे पास आया जिसको हम बोलते हैं दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा वी मैक्स से। और इसका जो हाफ हो जाता है, ये हाफ, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज वी मैक्स बाई 2, है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा क्या हो जाएगा, वी मैक्स अपॉन 2। अब इस वी मैक्स के कोरेस्पॉन्डिंग जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं के एम, दिस इज कॉल्ड एज के एम। और के एम क्या होता है, के एम होता है बेटा, इट इज द मिशेलिस मेंटन कांस्टेंट। क्या है ये, इट इज मिशेलिस मेंटन कांस्टेंट या कोफिशिएंट, के एम। और ये के एम क्या होती है, इट इज दैट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, के एम इज दैट substrate concentration at which जो वेलोसिटी है दैट बिकम्स इक्वल टू वी मैक्स अपॉन 2। मैक्सिमम वेलोसिटी का वो कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। उस हाफ वी मैक्स अपॉन 2 के कोरेस्पॉन्डिंग जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम बोलते हैं के एम, विच इज़ नोन एज द मिशेलिस मेंटन कांस्टेंट। अब ये क्यों बताया मैडम आपने,
क्यों बताया है। अब बेटा इसमें क्यों बताया से अब सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ, आपको समझ आ जाएगा क्यों बताया। किसी भी रिएक्शन के लिए Km कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, बताओ। Km की वैल्यू कम होगी तो वो रिएक्शन अच्छी है या ज़्यादा होगी तब वो रिएक्शन अच्छी है, सोच के देखो। देखो मैं तो ऐसे कहूँगी कि अगर Km का वैल्यू जितना कम होगा उतनी जल्दी V जो Vmax है, मतलब जो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी है, वो उतनी जल्दी अचीव हो जाएगी। वो उतनी जल्दी अचीव हो जाएगी, इसका मतलब रिएक्शन तो बड़ा फास्ट चल रही है। तो Km वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा वो जो रिएक्शन है फटाफट से स्पीड अप होके कंप्लीट हो जाएगी, और जितना ज़्यादा वैल्यू Km की बढ़ती रहेगी उतना वो रिएक्शन जो है और ज़्यादा टाइम लेगी टू गेट कंप्लीट। समझ में आ गया। तो Km वैल्यू फॉर अ रिएक्शन शुड बी लो। ठीक है बेटा, 3 फैक्टर्स हो गए, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द 4th फैक्टर, दैट इज द इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का क्या इफेक्ट होता है बेटा ऑन द एंजाइम एक्टिविटी। एज यू नो इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जो इनहिबिट करेंगे रिएक्शन के रेट को। इनहिबिट का मतलब क्या है, स्लो डाउन कर देंगे रिएक्शन को। क्या करेंगे, स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे करेंगे, क्योंकि वो मिमिक करेंगे सबस्ट्रेट के साथ। कैसे कर सकते हैं ये, इतनी मजाल इनकी कैसे हुई, क्योंकि बेटा वो सबस्ट्रेट के तरह मिमिक कर सकते हैं। जो एक्टिव साइट एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट के लिए है ना, वहाँ ये खुद को भी जाके फिट कर सकते हैं। तो इनकी शेप किसके जैसी होगी, इनका शेप साइज स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के जैसा होगा। तो अगर हमें इनहिबिटर्स पढ़ने हैं तो बेटा इनको भी हम कैसे पढ़ेंगे, 2 कैटेगरीज के अंडर पढ़ेंगे। एक होती है बेटा हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अभी समझ आ जाएगा आपको इनहिबिटर्स का रोल। और दूसरी होती है बेटा हमारे पास दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, चलो पहले हम इसी को टेकअप कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, आपको नेम से ही पता चल रहा है कंपीट करेगा इनहिबिटर किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, क्योंकि उस जैसी ही शेप लिए घूम रहा है। अब सपोज कीजिए ये है बेटा मेरे पास एंजाइम, दिस इज द एंजाइम। अब इसके अंदर जो सबस्ट्रेट फिट होगा, ये लो, दिस इज दी सबस्ट्रेट, बड़े आराम से फिट हो जाएगा ना। अब सपोज करो एक इनहिबिटर प्रेजेंट है जिसकी शेप है ऐसी, अरे कैसी बनाएं इसको, ये लो, ये है इनहिबिटर। अब इसकी शेप है ऐसी, क्या ये इस एंजाइम के अंदर फिट नहीं हो सकता, हो जाएगा ना, क्योंकि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके अंदर ये इनहिबिटर भी बड़े अच्छे से फिट हो जाएगा। क्यों, हम कौन सा इनहिबिशन पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर का मॉलिक्यूल विल कंपीट विद द मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट। तो दोनों के इक्वल चांस है, इनहिबिटर भी फिट हो सकता है इस एक्टिव साइट के अंदर जाके और सबस्ट्रेट भी फिट हो सकता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, अगर इनहिबिटर फिट हुआ तो क्या कोई एंड प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, वो तो रिएक्शन को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा, या जो भी रिएक्शन चल रही है उसके काफ़ी सारे एंजाइम्स को तो यही लेके ब्लॉक कर देगा। एंजाइम ब्लॉक हो गया, देयर विल बी नो प्रोडक्ट फॉर्म्ड। लेकिन अगर सबस्ट्रेट जुड़ता है तब हमारा काम होता है कि हाँ भैया रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि इनहिबिटर जाके बाइंड हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी घटानी पड़ेगी कि ये जाके उससे बाइंड ना हो, और हमें ये प्रोबेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी कि भैया सबस्ट्रेट ही जाके बाइंड हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू इंक्रीज दी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट बने तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो तो सबस्ट्रेट के ही सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे। अब सपोज करो पहले सबस्ट्रेट था एक, इनहिबिटर भी था एक, दोनों के 50-50% चांस थे यहाँ पे जाके जुड़ने के। जो ज़्यादा भागेगा धक्का मुक्की करके इसके अंदर घुस जाएगा, उसी के चांसेस हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि मैं सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को मैंने कर दिया 10, मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी और इनहिबिटर रह गया 1, तो किसके चांसेस, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, सबस्ट्रेट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है टू गेट अटैच टू दिस एंजाइम एक्टिव साइट।
समझ गए, बस मैंने ये किया है। अब इसको एक तरह से हम ग्राफिकली भी पढ़ते हैं, जहाँ से हमारे बेटा क्वेश्चन आते हैं। देखो यूजुअली हमारे पास ग्राफ क्या होता है, दिस इज द वेलोसिटी, ये ग्राफ होता है ना हमारे पास, दिस इज द ग्राफ विदाउट इनहिबिटर। जब इनहिबिटर है ही नहीं पिक्चर में तो हमारे पास वी मैक्स इतनी आ गई, दिस इज द वी मैक्स, और ये क्या आ जाएगी हमारे पास, दिस इज वी मैक्स अपॉन 2, और इस वी मैक्स के कोरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास के एम वैल्यू आई है इट इज़ दिस। ये तो ग्राफ पता है ना, अभी हमने बनाया है पीछे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या कहा, इनहिबिटर आ गया पिक्चर में। अब इनहिबिटर क्या करेगा, इनहिबिटर कोशिश करेगा इसके साथ बाइंड होने की, तो उससे क्या होने वाला है बता सकते हो। इनहिबिटर अगर बाइंड करेगा बेटा तो हमारा ये जो ग्राफ है इट विल बिकम लाइक दिस। ये ग्राफ किधर शिफ्ट हो गया, इस साइड में। तो अब आप देखो यही वी मैक्स, इतनी ही स्पीड अचीव करने के लिए वी मैक्स बाई 2 हमें हमारा के एम किधर आ रहा है, हमारा के एम डैश आ रहा है थोड़ा आगे, और ये के एम हमने क्या ली थी, दिस वॉज दी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हमें उतनी ही स्पीड इन दी प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर अचीव करनी है तो हमें अपना सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इतने से इतना बढ़ाना पड़ गया। तो क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें कोई भी इनहिबिटर पिक्चर में है तो उस इनहिबिटर से बचने का क्या उपाय है, हमें अपनी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। दैट मीन्स ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है इट इज़ अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल फिनोमिना। क्या है ये, एक रिवर्सिबल फिनोमिना है कि सपोज करो किसी एंजाइम से अगर हमारे सिस्टम में इनहिबिटर आ गया है और हमें उससे बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर वो इनहिबिटर बाइंड कर भी गया एंजाइम के साथ तो डू नॉट वरी, अपने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, अपने आप जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट बाइंड करने लगेगा विद दी एंजाइम। अब इसको ऐसे नहीं समझते, एक काम करते हैं, इसके सपोर्ट में हम लोग लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ना। चलो एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और बेटा इन एग्जाम्पल्स के अंदर से ही ना क्वेश्चंस आए हुए हैं हमें मोस्ट ऑफ द टाइम। देखो यहाँ पे अब क्या होगा, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है बेटा वो हमारे पास आ जाता है सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। देखो ई फॉर एंजाइम, एंजाइम कौन सा है, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। इसका सबस्ट्रेट क्या होगा, सक्सीनिक एसिड, मतलब इस एंजाइम के साथ जाके किसको जुड़ना है, सक्सीनिक एसिड को। लेकिन इसका इनहिबिटर भी सिस्टम में प्रेजेंट है, और वो इनहिबिटर क्या होता है, या तो मेलोनिक एसिड जिसको मेलोनेट बोलते हो, या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ओ ए का मतलब आप समझते हो, ठीक है, नहीं समझते, अच्छा आप 11th के हो ना, चलो लिख दिया जाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो इस एंजाइम से इस सबस्ट्रेट को बाइंड होना था, लेकिन इनहिबिटर बैठा हुआ है, ये पहले छलांग मार के एंजाइम के साथ बाइंड होने की कोशिश करता है। अगर मेलोनिक एसिड इसके साथ बाइंड हो गया तो क्या हो जाएगा, एंजाइम की एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई, देयर विल बी नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि सक्सीनिक एसिड बने तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम में और सक्सीनिक एसिड को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल बेटा हम यहाँ पे देख लेते हैं किसका, दैट इज बैक्टीरिया के केस में सल्फा ड्रग्स इन केस ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का जो एंजाइम होता है बेटा, इनहिबिटर यहाँ पे कौन है, इनहिबिटर है सल्फा ड्रग्स। और एंजाइम के जो ये बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बेटा क्या ज़रूरी होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है हमारे पास दैट इज़ फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड पता है किससे बनता है, ये बनता है पाबा से। पाबा क्या होता है, इट इज़ पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड। तो पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड से बनता है फॉलिक एसिड। तो जब पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड से मतलब पाबा से जब फॉलिक एसिड बनाने वाला एंजाइम है, इस एंजाइम का इनहिबिटर कौन है, सल्फा ड्रग्स। अब ये क्या करते हैं, ये जो
अब हमारी बॉडी के अंदर सपोज कीजिए किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया घुस गया, हम चाहते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करे, हम नहीं चाहते ना, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे रोक सकते हैं? बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फॉलिक एसिड। अगर मैं किसी तरह से फॉलिक एसिड को ना बनने दूं, फॉलिक एसिड किससे बन रहा था? पाबा से। पाबा से फॉलिक एसिड बनने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत थी, अगर मैं इस एंजाइम को ब्लॉक कर दूं तो फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया की एक्टिविटी नहीं, मतलब बैक्टीरिया डिवाइड नहीं हो पाएंगे, और क्या हो गया? हमारी बॉडी से बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। तो इस एंजाइम को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास क्या है? इनहिबिटर सल्फा ड्रग्स। तो बैक्टीरियल जब भी हमें इन्फेक्शन हो तो हमें सल्फा ड्रग्स दी जाती हैं टू कॉम्बैट विद द इन्फेक्शन। और यहीं पे बेटा एक हमारे पास एग्जाम्पल और आ जाता है, अगर करना है आपको, थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास किसका? दैट इज यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुअल में सबस्ट्रेट आता है दैट इज इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल जिसको आप बोलते हो। इनहिबिटर आ जाता है हमारे पास मीथेनॉल। अब क्या होता है? अब सपोज कीजिए, आपने सुना होगा ना, देसी दारू पी के बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है ना। देसी दारू के अंदर क्या होता है? क्योंकि जो हमारी कंज्यूमेबल अल्कोहल होता है ना, वो कौन सा होता है? इथेनॉल इज कंज्यूमेबल। और जो मीथेनॉल होता है ना, इट इज़ टॉक्सिक, इट इज़ पॉइजनस फॉर आवर बॉडी, इवन डेथ हो जाती है। तो जो सस्ते वाली जो वाइन बियर या जो भी अल्कोहलिक बेवरेजेस होती है ना बेटा, उनके अंदर मेथेनॉल का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। और ये क्या है हमारे पास? इथेनॉल। इथेनॉल ज़्यादा होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। इथेनॉल को हमारी बॉडी किस चीज़ में कन्वर्ट कर देती है बेटा? इनटू एसीटल्डिहाइड विच इज़ लेस टॉक्सिक। यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगेगा? डिहाइड्रोजिनेज। ऐसे ही अगर मीथेनॉल, अगर हमने सस्ते वाली अल्कोहलिक बेवरेजेस कंज्यूम कर ली तो क्या हो जाएगा? मीथेनॉल बॉडी में जा रहा है, और मीथेनॉल को यही एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज किस चीज़ में कन्वर्ट करेगा? ये कन्वर्ट कर देगा बेटा फॉर्मेल्डिहाइड में। एंड फॉर्मेल्डिहाइड इज़ वेरी मच टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। अगर हमने सस्ते वाली अल्कोहलिक बेवरेजेस कंज्यूम कर ली जिनके अंदर ज़्यादा मेथनॉल होता है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, ये महंगा होता है, तो उनमें ये ज़्यादा है, तो ये पी ली और ये बॉडी में जाके किस में चेंज हो जाएगी? फॉर्मेल्डिहाइड में, जिसकी वजह से बीमार हो जाते हैं या डेथ ही हो जाएगी, अंधापन भी आ जाता है। तो अगर किसी ने ऐसा कर लिया है, उसकी तबीयत बिगड़ गई है, तो क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे रिवर्स? उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रावीनसली इथेनॉल चढ़ा दो। इथेनॉल चढ़ाने से क्या हो जाएगा? वो जो एंजाइम के साथ बाइंड हो गया था इनहिबिटर मीथेनॉल, और वो एंजाइम किसके लिए यूज टू था? इथेनॉल के लिए। हमने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास एंजाइम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल बाइंड करेगा, और इथेनॉल से क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड। ज़्यादा एसिटल्डिहाइड बनेगा, और फॉर्मेल्डिहाइड का जब कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला जाएगा तो पेशेंट जो है जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो ये बेटा एग्जाम्पल्स थे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, या इसी को हम पता और क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन। इसमें क्या होता है? यहाँ पे क्या था कॉम्पिटिटिव में? जो इनहिबिटर था वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट कर रहा था, क्योंकि उसी जैसा शक्लो सूरत में था, तो एक्टिव साइट को बेचारे को धोखा देके खुद लग जाता था सबस्ट्रेट की जगह। तो हमें क्या करना पड़ा? उससे बचने के लिए सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ा। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या है? वो कॉम्पिटिटर नहीं है, उसने क्या किया? देखो कई बार एंजाइम्स के पास ना बेटा इस तरह से होता है। सपोज करो ये है हमारा एंजाइम, एंजाइम के पास एक तो होती है एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट के साथ कौन बाइंड होता है बेटा? सबस्ट्रेट। लेकिन कुछ एंजाइम्स के पास ना एक्टिव साइट के अलावा भी कुछ साइट होती हैं, इन साइट्स को हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर साइट, या इनको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। एंजाइम के पास एक्टिव साइट पे तो सबस्ट्रेट जुड़ेगा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ साइट है जहाँ सबस्ट्रेट नहीं जुड़ता है, उनको हम लेकिन फिर भी वो साइट प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर या एलोस्टेरिक। तो एलोस्टेरिक क्या होती है? साइट अदर देन दी एक्टिव साइट इज नोन एज एलोस्टेरिक साइट। अब यहाँ पे क्या होता है? अब ये जो इनहिबिटर है ना, इनहिबिटर कैसा है? यहाँ पे इनहिबिटर इज नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब समझ गए? ये शक्लो सूरत में बिल्कुल भी सबस्ट्रेट जैसा नहीं है, लेकिन ये बड़ा चालाक है। ये पता क्या करता है? ये एंजाइम की इस मॉड्यूलेटर साइट को देख लेता है और इसके अंदर अपने आप को क्या कर लेता है? बाइंड।
जहाँ भी इसको एलोस्टेरिक साइट दिखी वहाँ पे जाके चिपक जाता है, और जैसे ही एलोस्टेरिक साइट के साथ ये बाइंड करता है ना बेटा, ये एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप ही बदल देता है। अब जो सबस्ट्रेट ऐसे वाला इसके अंदर घुसना चाह रहा था, अब वो क्या इस स्क्वायर वाले के अंदर जा पाएगा? क्या ये स्फेरिकल चीज़ इस स्क्वायर के अंदर जाके फिट हो पाएगी? नहीं होगी ना। तो क्या करता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, इनहिबिटर binds to the allosteric site and brings out change in the shape of active site। अब भैया जिस सबस्ट्रेट के लिए ये एंजाइम था वो बेचारा सबस्ट्रेट उस पर अटैच हो ही नहीं पा रहा, क्यों? उसकी एक्टिव साइट की ही शक्ल बदल डाली इनहिबिटर ने। अब यहाँ इसको समझे हम एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल से। अब बेटा यहाँ पे एक बड़ा सा क्लासिक एग्जाम्पल आपने सुना होगा, अगर साइनाइड हम लोग चख लें तो हमारी डेथ हो जाती है ना। तो हमारा जो एक रेस्पिरेटरी एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज किस चीज़ में हेल्प करता है? इट इज़ अ रेस्पिरेटरी एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है बेटा, हम अभी रेस्पिरेशन पढ़ेंगे वहाँ देखना। और इस एंजाइम का एक इनहिबिटर है, दैट इज साइनाइड। अब क्या किया ये एंजाइम था, इससे पहले कि अपने सबस्ट्रेट से बाइंड होता है, ये जो इनहिबिटर है ना साइनाइड, वो जाके इसकी एलोस्टेरिक साइट पे चिपक गया और इसको मॉडिफाई कर दिया एंजाइम को। अब जो इसका सबस्ट्रेट था वो इसके साथ जुड़ ही नहीं पाया, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो पाया, तो हमारी डेथ हो गई। समझ में आ गया? तो जैसे ही साइनाइड हमारे सिस्टम के अंदर घुसता है, डेथ क्यों हो जाती है? क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को बिल्कुल से स्टॉप कर देता है। क्योंकि किसको जाके ब्लॉक कर देता है? हमारे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। एक्चुअल में ब्लॉक नहीं करता ये, देखा ना आपने क्या काम किया? ये एक्टिव साइट को तो इसने चिपका ही नहीं, उसकी तरफ से रुक ही नहीं किया। उसने क्या किया? जो अदर देन दी एक्टिव साइट प्रेजेंट थी, कोई साइट जिसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, वहाँ पे जाके बाइंड हुआ और एक्टिव साइट को मॉड्यूलेट कर दिया, उसको चेंज कर दिया। अब जो सबस्ट्रेट वहाँ चिपकना चाह रहा था उस सबस्ट्रेट की शेप के हिसाब से ये इनकम्पैटिबल हो गई। तो क्या हुआ? तो एंजाइम रेस्पिरेशन नहीं करवा पाया तो इट विल लीड टू दी डेथ ऑफ दी ऑर्गेनिज्म। तो समझ में आया? यहाँ पे ये सबस्ट्रेट के साथ compete नहीं कर रहा है, ये अपनी ही अलग स्टोरी चलाई हुई है इसने। ठीक है बेटा, अब इसके साथ हमारे क्या हो गए? हमारे पास हो गए 4 फैक्टर्स हो गए। अब लास्ट एंड 5th फैक्टर बेटा जो हमारे पास बचा है, और वो 5th फैक्टर हमारे पास आ जाएगा, दैट इज प्रोडक्ट इनहिबिशन, एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन, एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन, या जिसको हम बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। अब इसमें क्या होता है बेटा? इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनता है ना, मतलब रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वही खुद जाके एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। बस कर भाई, और ज़रूरत नहीं है। इसको हम डायरेक्टली समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल, जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं ना बेटा, रेस्पिरेशन अभी आप पढ़ोगे, रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। और ये काम कौन करवाता है? यहाँ पे एंजाइम होता है बेटा हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो ग्लूकोज को ये एंजाइम चेंज कराता रहता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। तो जब एक सूटेबल अमाउंट की बहुत सारा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट यहाँ पे हो चुका है एक्यूमुलेट, बहुत ज़्यादा ढेर लग गया, तो वो क्या करता है? वो प्रोडक्ट ही खुद जो एक्यूमुलेटेड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है वही जाके क्या करता है? एंजाइम के जाके इसकी एक्टिव साइट को बाइंड कर लेता है, उसी के साथ चला गया और अटैच हो गया और एंजाइम को बना दिया इनएक्टिव कि भैया अब रेस्ट ले लो, बस करो, और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज मत करो। तो जैसे ही यहाँ पे जब ये कंज्यूम हो जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा? इसकी कम हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन और ये ज़्यादा है, तो अगेन सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते ही फिर एंजाइम के साथ मैक्सिमम, फिर ये बाइंड करेगा, फिर हमारा सिस्टम आगे चल पड़ेगा।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंड प्रोडक्ट की, जो रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट है वही इनहिबिट करेगा एंजाइम को या रिएक्शन को, या इसी को फीडबैक बोलते हैं। फीडबैक समझ रहे हो ना, खुद प्रोडक्ट जाके एंजाइम को बोल रहा है गुरु बस करो। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बेटा जो मैंने नहीं बताई, इसका हमने ग्राफ नहीं बनाया। जैसे हमने इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का बना लिया था ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का ग्राफ क्या था, Vmax/2 अगर हमें सेम रखनी है तो हमें Km को क्या करना पड़ रहा था, इंक्रीज करना पड़ रहा था। अब यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, और ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है ना बेटा, इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर, इट इज़ इरिवर्सिबल। और जो दूसरी है कॉम्पिटिटिव, उसको रिवर्स कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग दी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे क्या होगा देखो, ये है हमारे पास सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे है हमारे पास वेलोसिटी। ग्राफ हमारे पास क्या आता है, दिस इज द ग्राफ, इस ग्राफ के कोरिस्पॉन्डिंग दिस इज द Vmax और इसका हाफ ये आ गया हमारे पास Vmax/2। अब ध्यान देना, इन केस ऑफ इनहिबिटर, कहाँ पे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमारे पास देखो क्या हो रहा है, हमारे पास कर्व पता कैसी आ रही है, हमारे पास कर्व देखो कैसी आएगी, ये जो Vmax है ना हमारे पास, दिस Vmax विल डिक्रीज। पीछे वाले का ग्राफ हमने गलत तो नहीं, हाँ इसमें Vmax हमने सेम रखा था ना, अरे इसको इसके साथ जाके ना बेटा ये चेंज हो गया ना, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास Vmax। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, Vmax अगर चेंज यहाँ पे, अरे हमारे से ना ग्राफ हमने थोड़ा सा उल्टा बना लिया है, मुझे वही डाउट हो रहा था, तो पहले हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, देखो चीज़ें मैंने बिल्कुल सही लिखवा दी, सिर्फ इसकी ड्राइंग में थोड़ा सा दिक्कत है, और वो ड्राइंग में दिक्कत क्या है, ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा, दिस विल बिकम लाइक दिस, क्योंकि Vmax वही रखा है, Vmax क्या है, सेम, तो Vmax/2 सेम है तो Vmax भी तो सेम होगा ना। हाँ बस थोड़ा सा ड्राइंग में गड़बड़ थी, अब यहाँ पे ड्राइंग ठीक कर लेते हैं, चलो हम अब यहाँ पे क्या आएगा, द ग्राफ विल कम लाइक दिस, ये ग्राफ बन जाएगा। अब अगर बेटा इसके कोरेस्पॉन्डिंग मेरे पास Km की वैल्यू ये थी, अब इसी Km की वैल्यू पे आप Vmax देखो, ये वाला Vmax जो नया Vmax/2 है वो क्या हो गया, लोअर आ गया ना। अगर इसी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे मैं देखूं तो अब मैक्सिमम वेलोसिटी मेरे पास क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, अगर Km हमारे पास सेम है तो Vmax/2 हमारे पास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो क्वेश्चन कैसे आ जाता है, हमने इतने सारे ये एग्जाम्पल पढ़े थे ना इसके, ये जैसे एग्जाम्पल पढ़ा था साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का साइनाइड की केस में, कि अगर हमारे सिस्टम में साइनाइड आ जाए तो हमारी Km वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, या नन ऑफ दीज, क्या कहोगे आप। अगर साइनाइड सिस्टम में आ गया तो Km वैल्यू तो सेम रहेगी, फिर इफेक्ट किस चीज़ पे आएगा, Vmax जो हमारी है ना हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, वो रिड्यूस हो जाएगी। ये इस तरह के रिजल्ट्स पे हमारे पास बड़े टिपिकल से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जब आप अपने क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो बेटा इन ग्राफ को देख लेना, और इन ग्राफ के ये हैं कंक्लूजन्स, इनको ज़रा ध्यान दे लेना, आप कहीं पे भी क्वेश्चन के अंदर कभी भी नहीं फंसेंगे। और यही मैक्सिमम एग्जाम्पल हैं जो मैंने लिखवा दिए हैं, जिनके ऊपर आपके MCQs आपको मिलेंगे। ठीक है बेटा, इसके साथ हमारा बेटा एंजाइम का चैप्टर, एंजाइम का टॉपिक हो जाता है ख़त्म, और इस टॉपिक के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी हो जाता है ख़त्म। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, और ये लास्ट का जो टिपिकल वाला जो पोर्शन है इसको बहुत ध्यान से करना, और कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो यू मे आस्क इन दी कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।